नमस्कार, मैं सुप्रभा। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि 13वीं लोकसभा के लिए चुनाव घोषित हो चुके थे। तो क्या हुआ इन चुनावों में? क्या कांग्रेस लौट पाई? क्या वाजपेयी जुटा सके इस बार विश्वास लोगों का? या एक बार फिर भारत के हाथ लगी टूटी फूटी चरमराती विघटनशील राजनीतिक व्यवस्था? क्या किश्तों की सत्ता का किस्सा हो पाया खत्म? क्या स्वार्थों की फिसलन पर तेजी से फिसलती राजनीति को मिला किसी पेड़ की टहनी का सहारा? क्या हुआ, कैसे हुआ? आइए देखें सत्ता का संघर्ष एपिसोड 13। 5 सितंबर और 3 अक्टूबर 1999 के बीच भारत में आम चुनाव हुए। परिणाम 6 अक्टूबर 1999 को घोषित किए गए। भारतीय जनता पार्टी भाजपा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के प्रमुख के रूप में चुनाव में उतरी। एनडीए 20 से अधिक दलों का गठबंधन था। चुनाव में एनडीए का हिस्सा नहीं रहने वाली कई अन्य पार्टियों ने भी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करने की प्रतिबद्धता जताई। विपक्षी गठबंधन में बहुत कम पार्टियां शामिल थी। इसके अलावा वामपंथी, समाजवादी और साम्यवादी पार्टियों का एक तथाकथित तीसरा मोर्चा भी मौजूद था। पर यह गठबंधन से ज्यादा कुछ पार्टियों का एक ढीला सा समूह था जो समान वैचारिक दृष्टिकोण रखते थे। सोनिया गांधी कांग्रेस में अपेक्षाकृत नहीं थी और 1998 में ही कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनी गई थी। उनके नेतृत्व को हाल ही में इटली जन के आधार पर पार्टी के भीतर भी चुनौती मिली थी। कांग्रेस नेता शरद पवार चुनौती देने वालों में प्रमुख थे। इससे कांग्रेस के भीतर एक संकट था। यह चुनाव के दौरान भी बना रहा। भाजपा ने इसका लाभ उठाया और विदेशी बनाम स्वदेशी की तुलना की। भाजपा के पक्ष में कारगिल युद्ध की सफलता भी थी। फिर पिछले वर्षों के दौरान भारत ने आर्थिक उदारीकरण और वित्तीय सुधारों के साथ साथ महंगाई की कम दर और औद्योगिक विस्तार की उच्च दर के कारण मजबूत आर्थिक विकास दर्ज किया था। भाजपा ने इन उपलब्धियों के आधार पर जोरदार प्रचार किया। इसके साथ जिस प्रकार से उनकी पिछली सरकार गिर गई थी, उस पर भी लोगों का ध्यान बार बार दिलाकर सहानुभूति ली। लोगों ने माना कि भाजपा ने 2 बार गठबंधन करके सरकार चलाने की अच्छी कोशिश की, पर पूरा समर्थन ना होने के कारण सरकार चल नहीं पाई। लोगों ने यह भी महसूस किया कि क्योंकि भाजपा के पास कभी अच्छा बहुमत रहा ही नहीं, इसलिए उसे गठबंधन के सहयोगियों के उचित और अनुचित दबावों का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से सरकार गिर गई थी। भाजपा ने बहुत अच्छा प्रचार किया और इन सब बातों को ठीक से लोगों तक पहुंचाया, पर इन बातों के बावजूद भाजपा की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण था एक ठोस गठबंधन और क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों पर अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन। मतदान 5 दिनों तक चला। चुनावी मतदान पिछले चुनाव की तुलना में 59.99% था। 5 मिलियन से अधिक चुनाव अधिकारियों ने 8 लाख से अधिक मतदान केंद्रों पर चुनाव करवाया, जिसकी मतगणना 6 अक्टूबर को शुरू हुई। नतीजे ये रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस 114, भारतीय जनता पार्टी 182, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 23, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 33, बहुजन समाज पार्टी 14, समाजवादी पार्टी 26, तेलुगु देशम पार्टी 29, जनता दल यूनाइटेड 21, राष्ट्रीय जनता दल 7, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 8, नेशनल कांग्रेस पार्टी 8, एआईडीएमके 10, डीएमके 12 और शिवसेना 15, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 4 और बीजू जनता दल 10। चुनाव परिणाम निर्णायक रूप से भाजपा और एनडीए के पक्ष में थे। औपचारिक एनडीए को 269 सीटें मिली और तेलुगु देशम पार्टी को 29 सीटें मिली, जिसने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन दिया। लेकिन गठबंधन में
नहीं थी। कांग्रेस पार्टी और उसके दो प्रमुख क्षेत्रीय सहयोगियों ने अपेक्षा से अधिक खराब प्रदर्शन किया। कांग्रेस को कुल मिलाकर पिछले चुनावों से भी 26 सीटें कम मिली और उसने अब तक का अपना सबसे खराब चुनावी प्रदर्शन किया था। उसके लिए राहत की संभवतः एक ही किरण थी कि उसने उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में इस बार थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन किया था, जहां 1998 में उसका पूरा सफाया हो गया था और उसने एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। ऐसा लगता था कि यह पहला अवसर था जब किसी गैर कांग्रेस पार्टी ने एक स्थिर सरकार गठबंधन हासिल किया था। पिछले गैर कांग्रेस शासित गठबंधन 1977, 1989 और 1996 में बने थे, पर स्थिर घटकों के अभाव में सब जल्द ही दरक गए थे। खैर 13 अक्टूबर 1999 को वाजपेयी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और दिसंबर 1999 में एक राष्ट्रीय संकट उभरा। काठमांडू से नई दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC 814 को 5 आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया और तालिबान शासित अफगानिस्तान में ले गए। अपहरणकर्ताओं ने मसूद अजहर जैसे कुछ आतंकवादियों को जेल से रिहा करने सहित कई मांगे की। दबाव में सरकार अंततः झुक गई। उस समय विदेश मंत्री रहे जसवंत सिंह ने आतंकवादियों के साथ अफगानिस्तान के लिए उड़ान भरी और उन्हें यात्रियों से बदला। मार्च 2001 में तहलका समूह ने ऑपरेशन वेस्ट एंड नाम से एक स्टिंग ऑपरेशन वीडियो जारी किया। इसमें भाजपा अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और NDA सदस्यों को एजेंटों और व्यापारियों के रूप में पत्रकारों से रिश्वत लेते हुए दिखाया गया था। कारगिल में मारे गए सैनिकों के लिए ताबूतों की खराब आपूर्ति से जुड़े मिसाइल घोटाले पर एक जांच आयोग के निष्कर्षों ने रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों ने दिल्ली में संसद भवन पर हमला बोला। आतंकवादी कई सुरक्षा गार्डों को मारने में कामयाब रहे, लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेर लिया और मार डाला। बाद में वे आतंकी पाकिस्तान के नागरिक साबित हुए। वाजपेयी ने भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए जुटने का आदेश दिया। पाकिस्तान ने सीमा पर अपने सैनिकों को तैनात करके जवाब दिया। क्योंकि दो परमाणु सक्षम देशों के बीच युद्ध का खतरा बढ़ गया था, अंततः अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक मध्यस्थता ने स्थिति को शांत किया और भारत और पाकिस्तान दोनों ने घोषणा की कि वे सीमा से अपने सैनिकों को हटा देंगे। 2002 में आतंकवाद निरोधक अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य संदिग्धों के खिलाफ जांच और कार्रवाई करने के लिए सरकारी अधिकारियों की शक्ति को मजबूत करके आतंकवादी खतरों को रोकना था। इसे संसद के संयुक्त सत्र में पारित किया गया। दिसंबर 2001 और मार्च 2002 के बीच उनकी सरकार पर एक और राजनीतिक आपदा आई, जब बाबरी मस्जिद के विध्वंस की 10वीं बरसी पर विश्व हिंदू परिषद विवादित स्थल पर शिलादान या प्रतिष्ठित मंदिर की आधारशिला रखने का एक समारोह आयोजित करना चाहता था। हजारों विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता एकत्र हो गए और उन्होंने स्थल पर कब्जा करने और जबरन समारोह आयोजित करने की धमकी दी। इसमें न केवल सांप्रदायिक हिंसा का गंभीर खतरा था, बल्कि एक धार्मिक संगठन द्वारा सरकार की सीधी अवज्ञा थी। अंततः यह कार्यक्रम विवादित स्थल से 1 किलोमीटर दूर एक अलग स्थान पर प्रतीकात्मक व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। इसी बीच फरवरी 2002 में गोधरा की हिंसा हुई। इसके बाद गुजरात में हिंसा फैल गई और बड़ी मुश्किल से काबू में लाया गया। मई 2003 में वाजपेयी ने संसद में घोषणा की कि वह पाकिस्तान के साथ शांति हासिल करने के लिए एक आखिरी प्रयास करेंगे। 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए थे। हालांकि राजनयिक संबंधों में तुरंत सुधार नहीं हुआ, लेकिन उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा यात्राएं की गई और स्थितियां संभालनी शुरू की गई। वाजपेयी के इन प्रयासों की सराहना
चारों तरफ हुई। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोप और दुनिया भर के नेताओं ने इनकी सराहना की। इस बीच सरकार का कार्यकाल समाप्ति की ओर बढ़ गया। एनडीए को सत्ता बरकरार रखने की व्यापक उम्मीद थी। आर्थिक विकास और पाकिस्तान के साथ वाजपेयी की शांति पहल का लाभ उठाने की उम्मीद में तय समय से 6 महीने पहले चुनाव की घोषणा की। 13वीं लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग कर दी गई थी। भाजपा को कथित फील गुड फैक्टर और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में भाजपा की सफलताओं को भुनाने की उम्मीद थी। उसने इंडिया शाइनिंग अभियान के तहत सरकार के उपलब्धियों और आधार बनाकर चुनाव में प्रवेश किया। जहां एनडीए ने अपने प्रचार के केंद्र में वाजपेयी को रखा, वहीं लालकृष्ण आडवाणी ने भी अपनी भारत उदय यात्रा शुरू की, जिसमें उन्होंने 33 दिनों में 8,500 किलोमीटर की दूरी तय की। पर भारत के चुनाव अगर इतने ही सीधे होते तो बात ही क्या थी। 2004 के आम चुनाव तो कोई और ही रंग लेके आने वाले थे, ऐसे रंग जिनकी कल्पना भी बहुत से लोगों ने नहीं की थी। तो आखिर क्या हुआ था ऐसा, क्या चल रहा था जनता के बीच, जिसको जान ना पाए नेता और विशेषज्ञ। ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए देखना मत भूलिएगा अगला एपिसोड, सत्ता का संघर्ष एपिसोड 14।